स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द पीएम सर के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स पीएम सर के द्वारा उनका जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके कन्वेंशन को एड्रेस करते हुए थर्ड टर्म के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो जनरल इलेक्शंस है वो कंडक्ट होने वाले हैं लोकसभा के रिगार्डिंग में। तो उन जनरल इलेक्शंस के अंदर में उनकी पॉलिटिकल पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनको किस तरीके से हार्ड वर्क को कैरी आउट करना है, गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं उनके बारे में लोगों तक इन्फॉर्मेशन है उसको पहुंचाना है, उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो आप देखिए कि हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है ये इन्फॉर्मेशन। अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप इस तरीके का जो न्यूज़ है उसको रीड कर सकते हो, बट इसके जो नोट्स हैं वो मत प्रिपेयर करना, क्योंकि काफ़ी सारे जो एस्पिरेंट्स हैं जो न्यू कमर्स हैं जिन्होंने प्रिपरेशन को स्टार्ट किया है तो मैक्सिमम जो न्यूज़ है उसी के जो नोट्स हैं वो बनाने का कोशिश करते हैं। आपको जो पॉलिटिकल न्यूज़ है उसको अवॉइड करना चाहिए, इसी वजह से इस न्यूज़ को आज का जो डिस्कशन है उसके अंदर में ऐड किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये भी पॉलिटिकल न्यूज़ है, हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन है, सॉरी जो अपोजिशन के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके एक लीडर हैं, उनके द्वारा बेसिकली जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। तो आप देखिए कि जो सेंटर के अंदर में जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके पॉलिसीज को उनके द्वारा क्रिटिसाइज किया गया। प्रेजेंट समय में उनके द्वारा एक मार्च है उसको निकाला गया है जिसको कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो नाम है वो दिया गया है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, आप देखिए कि हमने अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके बारे में रीड किया, उनके लीडर के द्वारा गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनको क्रिटिसाइज किया गया है। आपको यहाँ पे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में इंफॉर्मेशन इस वजह से भी होनी चाहिए कि काफ़ी सारे जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं उनके द्वारा लीडर ऑफ अपोजिशन को एक अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर का जो नेम है, एक अल्टरनेटिव जो प्राइम मिनिस्टर का जो नेम है वो दिया गया है। अभी किसके द्वारा कहा गया है ये आपको पता होना चाहिए। काफ़ी बार देखिए कि कुछ पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं हमारी कंट्री के अंदर कंडक्ट, जिसके अंदर में यूपी पीसीएस के अंदर में इस तरीके के जो सवाल हैं वो पूछ लिए जाते हैं कि किस पॉलिटिकल कमेंटेटर के द्वारा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसको यहाँ पे अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर का जो टाइटल है वो दिया गया है। तो ये आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है ये इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा कहा गया है तो आप इसके बारे में आप देखिए कि आपका होमवर्क है। होमवर्क ये है कि पॉलिटी का एक काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है जो एस्पिरेंट्स के द्वारा रीड की जाती है, एम लक्ष्मीकांत का किताब है। तो एम लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर नंबर 22 है पार्लियामेंट का जो चैप्टर है उसके अंदर में आप जाइए, वहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन है उसके बारे में रीड कीजिए। वहाँ पे मेंशन किया गया है लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में, और उसी के अंदर में मेंशन किया गया है कि किस पॉलिटिकल कमेंटेटर के द्वारा जो यहाँ पे अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर का जो टाइटल है वो दिया गया है लीडर ऑफ अपोजिशन को। स्टूडेंट्स 1969 के समय में हमारे यहाँ पे जो लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पोस्ट है उसको रिकॉग्नाइज किया गया था। आप देखिए कि इनका जो मेंशन है वो कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, किस पॉलिटिकल पार्टी को जो लीडर ऑफ अपोजिशन का जो टाइटल है वो दिया जाता है जिनके द्वारा मिनिमम जो 10% जो सीट्स हैं उनको सिक्योर किया गया हो लोकसभा के अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पॉलिटिकल न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से है। ये न्यूज़ हमारे एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखिए कि जो अपोजिशन के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा एक मार्च है उसको भी निकाला गया है जिसको भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नाम दिया गया। अगर आप इंडियन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को रीड करते हो तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी जो मार्च है वो देखने के लिए मिलती हैं, जिसके अंदर जो हमारे एक पॉलिटिकल पर्सन है जिनके द्वारा इंडिया को एक यूनिफाइड किया गया है, महात्मा गांधी हैं। एम के गांधी के द्वारा आप देखिए कि काफ़ी सारा जो मार्च है वो निकाला गया था। उनकी मार्च के अंदर में काफ़ी सारे लोगों का जो इंक्लूसिविटी है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि जब एम के गांधी इंडिया के लिए वापस आते हैं, अफ्रीका से वापस आए थे 1915 के समय में, आपको यहाँ पे डे है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कौन से डे को वो वापस आए थे, 9 जनवरी को, क्योंकि इस दिन को जो प्रवासी भारतीय दिवस है उसके रूप से हम सेलिब्रेट करते हैं। तो स्टूडेंट जब महात्मा गांधी वापस आते हैं अफ्रीका से इंडिया के लिए तो इंडिया के अंदर में वो देखते हैं कि कांग्रेस के द्वारा वर्क तो किया गया था बेसिकली, और 3P का जो कॉन्सेप्ट है उसके रूप से कांग्रेस के द्वारा वर्क किया जाता था उस समय में, जिसमें वो प्रेयर है, पेटिशंस है, ये फाइल किया करते थे। बट आप देखें कि जो सभी सेक्शंस हैं हमारे सोसाइटी के, जो सभी सेक्शंस हैं उनको नहीं इंक्लूड किया गया था। इसी वजह से एम के गांधी सर के द्वारा इनिशियल फेज के अंदर में एक मार्च है, एक यहाँ पे जो कंप्लीट भारत का जो यात्रा है उनके द्वारा किया जाता है उस समय में।
उसके बाद में आप देखें कि हर एक सेक्शन को वो ऐड करते हैं। 1920 के समय में कांग्रेस के अंदर भी, कांग्रेस का जो वर्किंग सिस्टम है उसके अंदर भी जो रिफॉर्म्स है उनके द्वारा लाए गए, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है उसको यूज किया गया कांग्रेस के अंदर में, वर्नाकुलर लैंग्वेज, जिससे कि लोकल लोगों से वो कनेक्ट हो सकें। आप देखिएगा अगर आप इंग्लिश के अंदर में बात करोगे और उस समय में 1% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो इंग्लिश स्पीकिंग हुआ करती होगी मैक्सिमम, तो आप देखिए कि 1% लोगों के द्वारा उस तरीके से डिस्कशन किया जाता था कि हमको इंडिपेंडेंस को अचीव करना है। एक वर्नाकुलर जो लैंग्वेज है उसका या मीन्स कम्युनिकेशन नहीं था लोगों तक, नीचे तक अपना जो जिस एरिया के अंदर में वो वर्क कर रहे हैं, इंडिया को इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग में, कॉन्स्टिट्यूशन को हमें इस्टेब्लिश करना है, स्वराज को हमें इस्टेब्लिश करना है, उस समय में कांग्रेस का ये सब जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो गांधी जी के द्वारा होम रूल मूवमेंट को नहीं ज्वाइन किया गया था, उसके बजाय उनके द्वारा इंडिया का ऑल ओवर इंडिया जो यात्रा है वो किया गया। उसके बाद में आप देखिए कि उनके द्वारा मार्च है वो भी निकाली गई हैं अलग अलग पार्ट्स के अंदर में। जब गांधी जी अफ्रीका के अंदर भी थे तो वहाँ पे भी उनके द्वारा जो कुछ मार्च है वो देखने के लिए मिलता है। एक 1907 के समय में अफ्रीका के जो वहाँ पे पॉलिटिकल जो पावर के अंदर हुआ करती थी कॉलोनियल गवर्नमेंट, वहाँ पे एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आया था, जिसको एक ब्लैक कानून का जो टाइटल है वो दिया गया था एम के गांधी के द्वारा। और आप देखिए उसके बाद में एक ट्रांसवाल से एक मार्च है वो निकालते हैं, गांधी जी के द्वारा ट्रांसवाल से एक मार्च है उसको वहाँ से निकाला गया था। इंडिया के अंदर अगर हम बात, तो इंडिया के अंदर आप देखिए कि 1930 के समय में, 1930 का वो समय है, 12 मार्च का वो दिन है जिस दिन गांधी जी एक साल्ट मार्च के लिए निकलते हैं। और गांधी जी के द्वारा जो दांडी मार्च है उसको निकाला गया, साबरमती आश्रम से गांधी जी दांडी के लिए जाते हैं। दांडी गुजरात के अंदर ही सिचुएटेड एक जगह है और साबरमती भी उनका अहमदाबाद के अंदर ही था। तो आप देखिए कि वहाँ के मार्च के लिए गए हैं, 6 अप्रैल को वहाँ पे पहुँचते हैं और उनके द्वारा जो नमक है वो बनाया गया वहाँ पे, और जो ब्रिटिश का जो कानून था, कानून को उनके द्वारा ब्रेक किया गया। तो आपको इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मार्च की रिगार्डिंग में होना चाहिए कि गांधी जी के द्वारा जो मार्च है वो निकाला गया था, साल्ट मार्च। इसके अलावा आप देखिए कि इसके अलावा आपको ये भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसके बाद में हमारे कंट्री के अलग अलग पार्ट्स के अंदर में अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा जो मार्च है वो आपको देखने के लिए मिलती है। जैसे कि आप देखिए कि हमारे जो सी राजगोपालाचारी हैं उनके द्वारा बेसिकली जो कोरामंडल कोस्ट है वहाँ पे जो गांधी जी का जो मैसेज है उसको लेके गए थे कोरामंडल कोस्ट के रिगार्डिंग में। मालाबार का जो कोस्ट है हमारा, जो केरल के अंदर जो मालाबार है, वहाँ पे के केलापम नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा मार्च को कैरी आउट किया गया था। सरोजनी नायडू का आपको लीडरशिप दर्शना सोल्ट रिवोल्ट है उसके अंदर में देखने के लिए मिलता है। तो अलग अलग मार्च है वो निकाली गई उसी मार्च से इंस्पायर होते हुए, और जिसके थ्रू लोगों को इंक्लूसिविटी है, सभी लोग सभी सेक्शंस को एड्रेस किया गया, जो एम के गांधी का अफ्रीका से रिटर्न होने के बाद ही पॉसिबल हो सका कि सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को इनके द्वारा इंक्लूड किया गया था फ्रीडम मूवमेंट के अंदर में। तो स्टूडेंट्स ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जिसको हमने यहाँ पे रीड किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हरियाणा के जो डीजीपी हैं उनके द्वारा डिनाई किया गया है कि जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में जो पैलेट गन्स हैं उनको नहीं यूज किया गया है। बट आप देखिए कि काफ़ी सारी ऐसी जो न्यूज़ है वो सामने आई थी कि जो पैलेट गन्स हैं उनको यूज किया गया है फार्मर्स के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रेजेंट समय में पंजाब और हरियाणा का जो बॉर्डर है उस एरिया के अंदर में। आप देखिए कि पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर के अंदर में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस समय में उनका डिमांड क्या है कि दिल्ली के लिए उनको जाना है, मार्च करना है दिल्ली के अंदर में। राइट टू प्रोटेस्ट दिया गया है, राइट टू प्रोटेस्ट हमारा जो आर्टिकल 19 है उसके अंदर में मेंशन है। बट आप देखिए कि वहाँ पे भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। काफ़ी बार आपसे एक स्टेटमेंट पूछ दिया जाएगा कि क्या फंडामेंटल राइट्स कंप्लीटली एब्सोल्यूट हैं, क्या उनको ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस है वो अवेलेबल नहीं है। तो आप देखिए कि हर एक फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में आपको जो रेस्ट्रिक्शन है वो देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसी हैं जो यहाँ पे फॉरनर्स को भी अवेलेबल हैं या नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स को अगर हम एक्सेप्ट करें, उनको अगर नहीं इम्प्लीमेंट करें, उसके अलावा मैक्सिमम जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो यहाँ पे फॉरनर्स को अवेलेबल हैं। जैसे कि आप देखिए कि आर्टिकल जो 16 है, 16 किसके रिगार्डिंग में है, एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग में है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो अपॉर्चुनिटी है वो इक्वलिटी के रूप से यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। उसके कुछ एक्सेप्शन है, कुछ रिजर्वेशन बेसिस है वो प्रोवाइड किया जाता है कुछ सेक्शंस को कि उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है, उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की रिगार्डिंग में जो रिजर्वेशन है उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप देखिए कि कुछ यहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो देखने के लिए मिलते हैं, बट आर्टिकल 16 यहाँ पे फॉरनर्स को अवेलेबल नहीं रहेगा। कोई यूएसए का पर्सन यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकता है कि उसको एम्प्लॉयमेंट के अंदर में जो रिजर्वेशन है वो नहीं प्रोवाइड किया गया। तो फॉरनर्स को इस तरीके की कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। वो कौन कौन सी हैं इसके बारे में आप फंडामेंटल राइट का जो चैप्टर नंबर 7 है लक्ष्मीकांत के अंदर, वहाँ से जाके रीड कीजिए, उसके अंदर में मेंशन किया गया है।
रसिया के द्वारा यूक्रेन का एक टाउन है अदेविका, उसको बेसिकली कैप्चर किया गया है। तो इस न्यूज़ के बारे में हमने रीड किया था। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर एक एरिया है जहाँ पे भी प्रोटेस्ट को कैरी आउट किया गया है अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ पे, क्योंकि वुमेन्स के अगेंस्ट में कुछ क्राइम है वो वहाँ पे देखने के लिए मिला है, जिसको कि हम संदेश खली का जो एरिया है उसके रूप से जानते हैं। आप देखिए कि 24 परगना नाम का एक जगह है, नॉर्दर्न 24 परगना नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। अगर आप वेस्ट बंगाल का यहाँ पे मैप आप देखोगे स्टूडेंट्स, बेसिकली ये आपको तो गोरखालैंड देखने के लिए मिलता है जिसमें दार्जिलिंग का एरिया सिचुएटेड है, और आप देखिए कि टी कल्टीवेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ का जो एरिया है जिसको कि हम लोअर बेसिकली लोअर जो गंगा का प्लेन्स के रूप से जानते हैं, तो आप देखिए कि यहाँ पे 24 परगना है वो आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आधार के बारे में है, तो आपको आधार के पर्सपेक्टिव से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से पता होनी चाहिए। आप देखिए कि 2009 के समय में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो आधार कार्ड है उसका जो एनरोलमेंट है उसको कैरी आउट किया गया। 2017 के समय हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इसको एज ए मनी बिल के रूप में आधार जो बिल है उसको मनी बिल के रूप से प्रपोज किया गया था। तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस जाता है 2018 के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आधार के पर्सपेक्टिव से कहा गया कि आधार एक आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है, ये आपका कोई सिटीजनशिप का जो राइट है वो नहीं है। आप देखिए कि अगर किसी पर्सन के द्वारा आधार बनवा लिया गया, इस दैट डज नॉट मीन्स कि वो पर्सन इंडिया का सिटीजन है। कोई भी पर्सन है वो आधार बनवा सकता है। कितना दिन तक आपको इंडिया के अंदर में रहना मिनिमम नेसेसरी है, उसके बाद में आपका जो आधार कार्ड है वो यहाँ पे इशू कर दिया जाता है। तो उस नंबर्स के बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। आपसे इसी तरीके के फैक्चुअल जो नॉलेज है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे 2018 का जो प्रीलिम्स है उसके अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि आधार क्या सिटीजनशिप का भी प्रूफ है। आप अपना आधार कार्ड को निकालिए, उसको देखिए, वहाँ देखिए उसी के अंदर लिखा हुआ है कि आधार कार्ड है जो सिटीजनशिप का भी प्रूफ नहीं है। और अब यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया कि आधार कार्ड आपका जो बर्थ डेट है उसका भी प्रूफ नहीं है। बर्थ डेट के प्रूफ के रूप से इसको जो गवर्नमेंट का जो सब्सिडीज के जो बेनिफिशरीज हैं उनके द्वारा नहीं यूज किया जाए, इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि आधार कार्ड सिर्फ आपका एक आइडेंटिफिकेशन का प्रूफ है, बर्थ का भी प्रूफ नहीं है, सिटीजनशिप का भी प्रूफ नहीं है। उसी को यहाँ पे सेंटर के द्वारा अपनी एडवाइजरी है उसके अंदर में बताया गया है। कितने डिजिट का होता है आधार, आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो कितने डिजिट का होता है, क्या 12 नंबर का होता है। आप तो देखिए अभी यूपीएससी का जो फॉर्म है वो आप फिल कर रहे होंगे, तो उस समय हमें एक आईडी कार्ड आजकल देना होता है यूपीएससी का जो फॉर्म है उसके फिल करने के दौरान में। तो उस आईडी कार्ड के अंदर अगर अपना आधार कार्ड इशू किया है तो आपको पता होगा कि कितने डिजिट का जो आधार कार्ड नंबर है वो हुआ करता है। यूपीएससी में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आधार कार्ड एक बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन को आपको इन्वॉल्व करता है, और आप देखिए कि उसके अंदर में 12 डिजिट का ये नंबर होता है। इस 12 डिजिट को यहाँ पे चेंज कर दिया जाएगा 16 डिजिट के रूप से। अगर आपको अच्छे से याद नहीं है तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। इसी वजह से कहा जाता है कि रिवीजन प्रोसेस को कंटिन्यूस कैरी आउट कीजिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक लाइफ साइकिल के पर्सपेक्टिव से रीड किया गया है। स्लिप साइकिल है हमारा जो बायोलॉजिकल साइकिल है उसी के पर्सपेक्टिव से, कि हर एक साइकिल के अंदर में कुछ ना कुछ आपको जो रिदम्स हैं, जो अल्ट्राडियन रिदम्स हैं, उनके पर्सपेक्टिव से बताया गया है कि आपका जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है कंप्लीटली बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर में वो एक साइकिल ऑफ लाइफ साइकिल, बायोलॉजिकल साइकिल उसके ऊपर में डिपेंड होता है। अब आप देखिए कि आप यूपीएससी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप प्रीलिम्स का एग्जाम आपको देना है, नेक्स्ट ईयर देना है, वो एक अलग बात है। इस साल अगर आपको अपीयर होना है तो आप देखिए कि आपका जो पेपर है वो 9:30 के समय में स्टार्ट होगा। 9:30 के समय स्टार्ट होगा, 100 डेज के आसपास आपके पास समय बचा है। तो अपना जो स्लिप साइकिल है, जो बायोलॉजिकल साइकिल है, उसको इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए कि आप यहाँ पे जो 6 AM इन द मॉर्निंग अपना जो स्टडी है उसको स्टार्ट करना शुरू कीजिए, जिससे कि आप 9:30 के समय जब पेपर देने के लिए बैठें उस दिन, तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो हायर रहे यहाँ पे, कि 9:30 आपका प्रॉपर माइंड सेट है कि इस समय में आपको जो पेपर है उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, उसको यहाँ पे बेसिकली आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑयल स्पिल के बारे में डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि कुछ दिन पहले हमने पुलिकेट लेक के बारे में डिस्कस किया था। हमारा जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो रीजन है, 96% जो पुलिकेट लेक है एक लैगून है, सेकंड ब्रैकिश वाटर लेक है स्टूडेंट्स। तो आप देखिए 96% बेसिकली आंध्र प्रदेश के रीजन के अंदर सिचुएटेड है, 4% वो तमिलनाडु के अंदर में है। तो स्टूडेंट्स जो पुलिकेट लेक है वहाँ पे भी काफ़ी सारे जो बर्ड्स हैं उनका डेथ हुआ था। तो फर्स्ट टाइम माना गया था कि ऑयल स्पिल की वजह से वहाँ पे जो बर्ड्स हैं उनका डेथ देखने के लिए मिला है। बट आप देखिए कि फर्टिलाइजर्स का जो यूज़ है वो वहाँ पे एक मेन इश्यू था, जिसकी वजह से बर्ड्स हैं उनका डेथ देखने के लिए मिला था।
इस न्यूज़ को टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमने डिस्कस किया था। अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हो तो ज्वाइन कर लेना स्टूडेंट्स, अगर आपको नेसेसरी हो, या अगर किसी दूसरा आपने ज्वाइन किया है तो उसको आप कैरी आउट कीजिए अपना हार्डवर्क से शुरू से। नेक्स्ट आप देखिए कि आप ऑयल स्पिल के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ऑयल स्पिल के बारे में तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस चीज़ है हमारा जो मेरीन लाइफ है उसके पर्सपेक्टिव से। अब ये ऑयल स्पिल कहाँ पे हुआ है? ट्रिनिडाड एंड टोबैगो नाम का जो आइलैंड है कैरेबियन सी के अंदर में, वहाँ पे ये ऑयल स्पिल देखने के लिए मिला है। अब ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हो तो आप देखिए कि काफ़ी फेमस क्रिकेटर हुआ करते थे इस रीजन से। जो कैरेबियन का जो टीम है एक वेस्ट इंडीज़ के टीम के रूप से प्ले करती है, काफ़ी सारी कैरेबियन आइलैंड का वो टीम होती है, यूनाइटेड टीम है। तो उसी वहाँ से एक क्रिकेटर है वो बिलोंग किया, यहाँ पे मैच भी हुआ करते थे। यहाँ पे इसका जो कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन, वहाँ पे काफ़ी सारे मैच है वो देखने के लिए मिलते थे। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के बारे में अगर हम रीड करें तो सपोज कीजिए कि ये लैटिन अमेरिका है, सपोज कीजिए लैटिन अमेरिका है। यहाँ पे आपको वेनेजुएला देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपको गुयाना देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे सिचुएटेड है ये ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, जिसका पोर्ट ऑफ स्पेन जिसका कैपिटल है, जहाँ पे ऑयल स्पिल का जो इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिला। स्टूडेंट्स, वेनेजुएला एंड गुयाना के बीच में भी कुछ कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिला था। आप देखिए कि वेनेजुएला के द्वारा कुछ दिन पहले दिसंबर के मंथ के समय में एक रेफरेंडम को कैरी आउट किया गया था। रेफरेंडम इस वजह से था कि वहाँ पे वेनेजुएला एंड गुयाना का जो एरिया है इसके अंदर में बेसिकली यहाँ पे एक एरिया है, ऑयल रिच रीजन है, ऑयल वहाँ से निकल सकता है काफ़ी सारा। उसी को देखते हुए रेफरेंडम को कैरी आउट किया गया। बाद में इनका जो नेगोशिएशन है वो भी देखने के लिए मिला था। एक कैरेबियन कंट्री है उसी के वहाँ पे जो नेगोशिएशन है वो कंडक्ट हुआ था गुयाना एंड वेनेजुएला का। उस एरिया के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको एस्क्यूबो का नाम देखने के लिए मिलता है, जिसके रिगार्डिंग में जो रेफरेंडम है वो कंडक्ट हुआ था। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के बारे में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एडिटोरियल के पर्सपेक्टिव से रीड किया गया है। आप देखिए कि हमारा जो फ्री मूवमेंट रेजाइम है उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे कहा गया है कि फ्री मूवमेंट रेजाइम को यहाँ पे स्कार्प करने का गवर्नमेंट का डिसीजन है। वहाँ पे हमारा जो बॉर्डर एरिया है जो कम्प्लीटली पोरस बताया गया है, और कहा गया है कि ड्रग का जो ट्रैफिकिंग है उस एरिया के अंदर में देखने के लिए मिलता है। काफ़ी सारी जो इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका भी इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर में मणिपुर के अंदर जो वायलेंस हुआ उसके बिहाइंड में माना गया है कि म्यांमार के अंदर में काफ़ी सारे इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनका इन्फ्लुएंस था उस रीजन के अंदर में। स्टूडेंट्स, फ्री मूवमेंट रिजाइम अर्लियर फेज के अंदर हुआ करता था, पहले भी हुआ करता था। पहले इसके एरियाज डिफरेंट हुआ करते थे। 2018 के समय में इसको 16 किलोमीटर किया गया कि 16 किलोमीटर तक जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं, जो कि 1643 किलोमीटर का हमारा म्यांमार और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनका बॉर्डर है, तो उसके अंदर में अलाउ किया गया था कि वहाँ का जो सपोज कीजिए कि ये यहाँ पे एक बॉर्डर एरिया है, डिमार्क किया गया है, इधर इंडिया है इधर म्यांमार है। बट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि काफ़ी सारा ऐसा कम्युनिटीज़ देखने के लिए मिलते हैं जिनके यहाँ पे मैरिज के रिलेशंस हैं, फैमिली के रिलेशंस हैं इन बॉर्डर एरियाज़ के एक दूसरे एरिया के अंदर में। ऐसा ही आपको इंडिया और नेपाल के रीजन के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि 2015 के समय में 2015 के समय में जो नेपाल का जो रीजन है उसके अंदर एक मधेसी रीजन है। मधेसी रीजन के अंदर जो मूवमेंट है वो देखने के लिए मिला था, उसके अंदर प्रोटेस्ट को कैरी आउट किया गया था। तो उस समय में नेपाल का जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा कहा गया कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है कि उसकी जो मधेसी रीजन है उसके अंदर बिहार है, उत्तराखंड है, इन सब एरियाज़ का कनेक्टिविटी है। वहाँ पे जो मैरिज रिलेशंस है वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं बॉर्डर एरिया के अंदर में। नेपाल के अंदर लोग रहा करते हैं, कुछ इंडिया के हैं, उनके आपस में रिलेशंस हैं। तो ऐसा ही नॉर्थ ईस्ट के एरिया के अंदर में है। आप देखिए कि यहाँ पे तो इसी वजह से ये जो फ्री मूवमेंट रिजाइम है उसको अलाउ किया गया था। ड्रग ट्रैफिकिंग का बात किया गया है, इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात की गई है। तो इन्हें बेसिकली कुछ पॉइंट्स के बारे में क्रिटिसाइज किया गया है इस एडिटोरियल के अंदर में कि आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा ड्रग ट्रैफिकिंग के बारे में डिस्कस किया गया, पर ड्रग ट्रैफिकिंग का मेन यहाँ पे ट्रैफिकिंग कैरी आउट होता है। डेट मीन्स कि यहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके द्वारा प्रॉपर वे में एनफोर्समेंट है उसको कैरी आउट नहीं किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है कि स्टूडेंट्स की बेसिकली इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन से उनका इन्फ्लुएंस है, बट यहाँ पे बताया गया है कि इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा क्या तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पीस है उसको इस्टेब्लिश किया गया है, और मैक्सिमम जो इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो डिक्लाइनिंग फेज के अंदर है प्रेजेंट समय में। आप देखिए कि जो यहाँ पे म्यांमार के कुछ एरियाज हैं जो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं इस एरिया के साथ में, उसको हम सागेन एंड चिन का रीजन के रूप से जानते हैं। सागेन एंड चिन का जो रीजन है उसके रूप से जानते हैं।
और वहाँ पे सिविल वॉर का सिचुएशन है, तो इस रीजन से काफ़ी सारे लोग हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए भी माइग्रेट किए हैं। नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर में लोगों के द्वारा उनको वेलकम भी किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें हमारा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, हमने 2014 के समय में आप देखें कि 1991 के समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लुक ईस्ट पॉलिसी है वो चलाया गया था कि ईस्टर्न एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ में हमको रिलेशन को इस्टेब्लिश करना है। पर 2014 के समय जो न्यू गवर्नमेंट पावर के अंदर में आए तो उनके द्वारा पॉलिसी को चेंज किया गया कि लुक ईस्ट हमने रिलेशंस ईस्ट एशिया की कंट्रीज के साथ में इस्टेब्लिश की, अच्छी बात है। बट अब हमें इस तरीके से रिलेशंस को इस्टेब्लिश करना है कि हमें बेसिकली हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनको मेन यहाँ पे प्रायोरिटी में रखते हुए हमारे जो एग्रीमेंट्स हैं वो यहाँ पे साइन होंगे। तो आप देखिए कि लुक ईस्ट का जो हमारा पॉलिसी जो चेंज हुआ था एक्ट ईस्ट पॉलिसी के रूप से, उसके लिए भी एक ड्रॉबैक है वो साबित हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का जो वहाँ पे फेंसिंग जो किया जाएगा, बॉर्डर को यहाँ पे कम्प्लीटली स्मार्ट बॉर्डर के रूप से कन्वर्ट किया जाएगा और हमारे जो नाइबर कंट्रीज हैं उनके साथ में जो रिलेशन है वो नहीं रहेगा। तो उसी के पर्सपेक्टिव से कुछ यहाँ पे मिसप्लेस जो प्रायोरिटीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे स्कूल टीचिंग के बारे में है, तो आप देखिए कि राजस्थान के अंदर में राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट डिलीवर किया गया था। बैचलर ऑफ एजुकेशन आपको देखने के लिए मिलता है, एक बीएड का एक कोर्स हुआ करता है एजुकेशन सेक्टर के अंदर में। तो बीएड जिन बच्चों ने बीएड किया है उन बच्चों को बेसिकली यहाँ पे जो प्राइमरी टीचर हैं जिनके द्वारा फाउंडेशनल जो लर्निंग है उसको सिखाया जाता है, तो उस बीएड का जो यहाँ पे एक जो प्रोफेशनल कोर्स है उसको डिसअलाउ किया गया था राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा। तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस पिटीशन को फाइल किया गया जो बीएड जिन बच्चों ने किया है उनके द्वारा, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी राजस्थान हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसको ही अपहेल्ड किया गया है कि यहाँ पे अगर आपको प्राइमरी टीचर के रूप से अप्लाई करना है तो आपको बेसिकली यहाँ पे जो डिप्लोमा लेवल का जो थिंग्स हैं, जो फाउंडेशनल लर्निंग है, फाउंडेशनल न्यूमरेसी है, उसके रिगार्डिंग में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। हमारे काफ़ी सारा डाटा बताया गया है, आप इतना डाटा याद नहीं रख पाओगे एग्जाम के अंदर में, जो एग्जाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम देखते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपको अगर प्राइमरी एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो आपको पता होने चाहिए, उस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। यहाँ पे टू मच डाटाज है उनके बारे में बताया गया है, इतना अपने एग्जाम के पर्पज़ से आप सस्टेन नहीं कर पाओगे स्टूडेंट्स इतना कि लॉन्ग टर्म के बेसिस पे ये चीज़ें याद हों। तो आपको यहाँ पे कुछ स्कीम्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि आप देखिए कि हमारे यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान आपको देखने के लिए मिलता था, सर्व शिक्षा अभियान है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, और इसके अलावा आप देखिए कि टीचर एजुकेशन है। ये तीन आपको इन स्कीम है वो देखने के लिए मिलती थी, जिसको कि यहाँ पे मर्ज करते हुए समग्र शिक्षा अभियान के रूप से कन्वर्ट कर दिया गया। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन है उसको कन्वर्ट करते हुए किस में कर दिया गया, समग्र शिक्षा अभियान के रूप से। टीचर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि यहाँ पे फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के बारे में बात की गई है। यहाँ पे जो नेशनल काउंसिल फॉर जो टीचर्स के एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से जो काउंसिल है उसका जो डिसीजन है उसको भी रिजेक्ट किया गया है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उनके द्वारा बीएड का जो डिग्री वाले जो लोग हैं उनको भी प्राइमरी एजुकेशन के लिए अलाउ किया गया था, यहाँ पे डिप्लोमा के लिए अलाउ किया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा 2014 के समय में एक निष्ठा भी आपको देखने के लिए मिलता है। निष्ठा इनिशिएटिव है जिसके अंदर स्कूल के जो हेड टीचर हैं, हेड मास्टर जिनको हम बोलते हैं, तो आप देखिए उनका जो यहाँ पे स्किल है, उनका जो ट्रेनिंग है उसको कैरी आउट किया जाएगा निष्ठा के अंदर में। एक और है यहाँ पे पंडित हमारे जो मदन मोहन मालवीय हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय कौन है स्टूडेंट्स, आप देखिए कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसके फाउंडर हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। काफ़ी एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन सभी में उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। क्या हिंदू महासभा का जो फाउंडर मेंबर हैं क्या पंडित मदन मोहन मालवीय, जिनको कि हम महामना के रूप से भी जानते हैं। उनका एक न्यूज़पेपर हुआ करता था लीडर। इस तरीके से जब भी किसी पर्सनैलिटी के बारे में रीड किया जाए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर में, उनका वर्क के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पंडित मदन मोहन मालवीय हैं जिनको 2014 के समय गवर्नमेंट के द्वारा भारत रत्न है वो भी दिया गया था। हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी सर हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उन्हीं के साथ में आप देखिए कि पंडित मदन मोहन मालवीय के रूप से एक टीचर एजुकेशन एंड टीचिंग का एक इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था, नेशनल मिशन ऑन टीचर एंड टीचिंग के रिगार्डिंग में। तो उसको कंटिन्यूस किया गया है 2023 के बजट के अंदर में। तो उसी के रिगार्डिंग में कहा गया है कि यहाँ पे जो टीचर एजुकेशन है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। जो हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एजुकेशन ट्रेनिंग के जो इंस्टीट्यूशन देखने के लिए मिलते हैं, जिनको कि हम डाइट के रूप से जानते हैं, DIET डाइट,
तो आप देखिए कि उनको स्ट्रेंथन करने का गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है वो सही है। प्राइमरी स्कूल के रिगार्डिंग में फाउंडेशनल यहाँ पे लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, उसके लिए रिगार्डिंग में यहाँ पे बेसिकली डिप्लोमा होना चाहिए। बीएड के जो बीएड जो जिन बच्चों के द्वारा किया गया है वो बेसिकली यहाँ पे हायर लेवल का जो मिडिल स्कूल्स हैं, मिडिल स्कूल के अलावा आप देखिए कि सब्जेक्ट वाइज जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनकी रिगार्डिंग में ये इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को वो यहाँ पे स्ट्रेंथन करने के लिए, उसका टीचिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए प्राइमरी टीचर्स को, अगर आपको प्राइमरी टीचिंग अगर आपको कैरी आउट करनी है तो आपके पास डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में डिस्कस किया गया। आप देखिए कि इंडिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारे पीएम सर लास्ट 10 ईयर के अंदर में 7 टाइम्स यहाँ पे इंटरेक्ट किए हैं यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में। तो ये शो करता है कि इंडिया का जो वेस्ट एशिया के जो कंट्रीज है उनके साथ में किस तरीके से जो रिलेशन है वो स्ट्रेंथन हुआ है। स्टूडेंट्स, यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में अगर हम डिस्कस करें, पीएम सर रिसेंटली वहाँ पे विजिट के लिए गए थे, तो उस समय में अबू धाबी नाम का जो एरिया है वहाँ पे एक जो टेम्पल है उसका इनोग्रेट किया गया उनके द्वारा। टेम्पल के इनोग्रेशन के साथ में आप देखिए कि वर्ल्ड गवर्नमेंट जो समिट है उसके अंदर में पार्टिसिपेट किए गए हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात हमारा कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है जो 2022 के समय साइन किया गया था। ट्रेड हमारे दोनों कंट्रीज का यहाँ पे बूस्ट हुआ है पिछले कुछ समय में। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का जो डिस्कशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का यूनाइटेड अरब अमीरात। इसके अलावा आप देखिए कि सेकंड लार्जेस्ट एक्सपर्ट डेस्टिनेशन देखने के लिए मिलता है और फोर्थ लार्जेस्ट इंडिया का यहाँ पे एक इन्वेस्टर है। इंडिया के द्वारा काफ़ी कुछ एरियाज हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट को कैरी आउट किया गया है। गुजरात का चाहे गिफ्ट सिटी हो, इसके अलावा मैंगलोर का जो हमारे यहाँ पे स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व हो, उसको भी यहाँ पे बेसिकली इन्वेस्टमेंट को कैरी आउट किया गया है यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर में बोथ कंट्रीज का जो यहाँ पे सिग्निफिकेंस है उसके बारे में रीड किया गया कि दोनों कंट्रीज, आप देखिए कि G20 के अंदर में इंडिया ने इसको इम्पोर्टेंस, यूनाइटेड अरब अमीरात को जो इम्पोर्टेंस है इंडिया के द्वारा दिया गया था। यूनाइटेड अरब अमीरात का जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट है जिसको कि जियाद मेडल के रूप से जानते हैं, आप देखिए कि वहाँ पे हमारे जो पीएम सर हैं उनको दिया गया है वो मेडल वहाँ पे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसके रिगार्डिंग में जो एग्रीमेंट है वो भी साइन किया गया है। जो अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू जो I2U2 का कॉन्सेप्ट है या इजराइल के साथ में जो रिलेशंस इस्टेब्लिश होने वाले थे वेस्ट एशिया के कंट्रीज का, तो देखिए कि I2U2 के अंदर भी, जिसको कि यहाँ पे वेस्ट एशिया का क्वाड है उसके रूप से कहा गया है। एक क्वाड इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान और आपको USA का देखने के लिए मिलता है, और वैसा ही एक क्वाड है जो वेस्ट एशिया की रिगार्डिंग में इंपॉर्टेंट बताया गया है I2U2 को। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ब्रिक्स का भी ये पार्टनर है, ब्रिक्स का भी एक पार्टनर है, और इंडिया के अंदर जो 18% रेमिटेंस है आपको यहाँ पे यूनाइटेड अरब अमीरात से देखने के लिए मिलता है। तो बोथ कंट्रीज का जो यहाँ पे रिलेशनशिप है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें AI के बारे में है, तो स्टूडेंट्स काफ़ी कुछ बताया गया है। एग्जाम के पर्पज़ से क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्पज़ से यही इंपॉर्टेंट है कि हमको जो इन्वेंशन है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और इसके अलावा हमारा जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसके साथ में एक बैलेंस है उसको इस्टेब्लिश करने का ज़रूरत है। तो एक बैलेंस लाइफ के बारे में बताया गया। अगर आप UPSC के एस्पिरेंट हो तो आपको भी बैलेंस को कैरी आउट करना है, चाहे प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो या मेंस का एग्जामिनेशन हो। आप देखिए कि प्रीलिम्स के अंदर में आपको CSET एंड GS के अंदर में बैलेंस रखना है। काफ़ी सारे जो लोग हैं CSET को क्वालिफाइंग देखते हुए उसको इग्नोर करते हैं, फिर बाद में प्रॉब्लम में फेस करते हैं। कंप्लीट ईयर के लिए उनका जो समय है वो चला जाता है। GS काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बट CSET के अंदर में फेल कर गई 1 नंबर से या 2 नंबर से, या काफ़ी कम उनका जो स्कोर आया CSET के अंदर में। तो देखिए कि एक लिमिटेशन है, एक कट ऑफ है, उसके ऊपर अगर आपके नंबर नहीं रहेंगे तो आप यहाँ पे फेल करोगे। CSET क्वालिफाइंग है बट इतना भी अनसीरियस मत लीजिए, उसका प्रिपेयर जरूर से कीजिए। तो वैसे ही एक बैलेंस को इस्टेब्लिश करने के बारे में डिस्कस किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में, कि सोसाइटल जो स्ट्रक्चर है उसके साथ में आपको बैलेंस को इस्टेब्लिश करना है। जो प्रेजेंट समय का जो इन्वेंशन है, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसके साथ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे गाजा स्ट्रिप है, उसका जो पीस का जो प्रोस्पेक्टस है उसके बारे में डिस्कस किया गया। क्या प्रेजेंट समय में वो काफ़ी दूर की बात है, वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर नहीं आएगा। ये हमारे फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, काफ़ी अच्छा वेस्ट एशिया की रिगार्डिंग में काफ़ी अच्छे इनके जो एडिटोरियल्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि
यहाँ पे फैक्चुअल बात कुछ भी नहीं है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है। एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ में जो एंगेजमेंट है, कैसे वहाँ पे पीस का जो इस्टेब्लिश हो सके, जिससे कि गाजा स्ट्रिप के अंदर जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसके ऊपर अटैक देखने के लिए मिला है, उसका यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है उसको नेग्लेक्ट किया जा सके। तो बेसिकली उस तरीके का इन्फॉर्मेशंस के बारे में डिस्कस किया गया है। तो एक बार हम यहाँ पे गाजा स्ट्रिप का जो लोकेशन है उसके बारे में रीड करेंगे स्टूडेंट्स। आप देखिए कि सपोज कीजिए इजराइल है। इजराइल के यहाँ पे आपको जो गाजा स्ट्रिप है इस एरिया के अंदर में देखने के लिए मिलता है। 7 अक्टूबर के दिन इसी एरिया से हमास के द्वारा इजराइल का इस एरिया के अंदर में अटैक किया गया था। इजराइल के अटैक करने के इजराइल के ऊपर अटैक किया गया, इजराइल के द्वारा फिर काउंटर अटैक किया गया हमास के ऊपर में। पर आप देखिए कि इजराइल के द्वारा काउंटर अटैक के अंदर में काफ़ी सारे जो सिविलियंस है, लास्ट टाइम जब हमने रीड किया था नंबर्स को तो 24,000 सिविलियंस से उनका वहाँ पे डेथ है वो देखने के लिए मिला था। आप देखिए कि ये कि यूएन का एजेंसी है रिफ्यूजी की रिगार्डिंग में, कि यूएन का एजेंसी है जिसको 1948 के समय जो पैलेस्टीनियन कम्युनिटी है उसको 5 एरियाज के अंदर में उनके द्वारा जो वर्क है उसको किया जाता है। वर्क एंड रिलीफ एजेंसी के रूप से हम जानते हैं यूएन का वर्क एंड रिलीफ एजेंसी है। तो उसके ऊपर भी यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो लगाए गए थे कि इस एजेंसी का भी इन्वॉल्वमेंट है उस 7 अक्टूबर के अटैक के रिगार्डिंग में। हमास यहाँ पे सिचुएटेड है गाजा स्ट्रिप के अंदर में। हमास का जो 3 एरिया है, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में, ईस्टर्न पार्ट के अंदर में, वेस्टर्न पार्ट के अंदर मेडिटेरियन सी है। तो आप देखिए कि 3 एरियाज के अंदर में इजराइल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है इस गाजा स्ट्रिप के एरिया को। सदर्न पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स रफा बॉर्डर है जहाँ से ह्यूमैनिटेरियन एड है उसको सप्लाई किया गया था। और ये इजिप्ट का जो सनाई पेनिनसुला है उसके साथ में एरिया शेयर करता है। इजिप्ट का जो सनाई पेनिनसुला है उसके साथ में एरिया शेयर करता है। सनाई पेनिनसुला बेसिकली वो एरिया है स्टूडेंट जिसको कभी इजराइल के द्वारा एक्वायर कर लिया गया था 1967 का जो वॉर का जो सिचुएशन है उस समय में। बाद में उसको रिलीज कर दिया गया और कुछ एरिया है जो इजराइल ने अपने ही पास रखा जिससे कि गल्फ ऑफ अकाबा का जो रीजन है उससे अपना कनेक्टिविटी डायरेक्ट हो। तो आप देखिए कि काफ़ी बार एक न्यूज़ देखने के लिए मिलती है कि जो यहाँ पे सनाई पेनिनसुला है इसके थ्रू इसके थ्रू आपको बेसिकली जो सुएज कैनाल है वो देखने के लिए मिलती है। और इजिप्ट का जो कम्प्लीटली जो इकोनॉमी है इस सुएज कैनाल के ऊपर ही डिपेंड है। उसका जो रॉयल्टी रिसीव होता है उनके द्वारा, जो टैक्सेशन वो रिसीव करते हैं। तो इजराइल का भी एक प्लान है कि यहाँ पे इनका जो डेजर्ट का एरिया है जिसको कि निग्रो सॉरी नेम याद नहीं है स्टूडेंट्स मुझे अभी प्रेजेंट समय में, शायद निगेव डेजर्ट के रूप से जानते हैं, प्रॉपर नेम याद नहीं है स्टूडेंट्स, आप उसके बारे में गूगल करना। तो आप देखिए कि निगेव डेजर्ट के थ्रू एक कैनाल है उसको डेवलप किया जाए और मेडिटेरियन सी के अंदर जो डायरेक्ट सप्लाई है उसको कैरी आउट किया जाए। इजराइल का एक प्लान और है कि इस एरिया के अंदर में यहाँ पे जो रेल के थ्रू सप्लाई किया जाए और यहाँ पे जो शिप है उसको फिर यहाँ से जो रोल आउट है उसको कर दिया जाए उस कोई भी गुड्स है उसके सप्लाई के परस्पेक्टिव से। तो सुएज कैनाल है उसको बेसिकली अल्टरनेटिव के रूप से एक रूट है जो यहाँ पे डेवलप किया जा सकता है इजराइल के द्वारा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, आप देखिए कि हमने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में डिस्कस किया। तो आप देखिए कि ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी यहाँ पे सुएज कैनाल का जो अल्टरनेटिव है उसके रूप से डेवलप हुआ है। तो यहाँ पे सुएज कैनाल जो कंप्लीट इकोनॉमी डिपेंड है इजिप्ट का यहाँ पे सुएज कैनाल के ऊपर में। तो हो सकता है कि इजिप्ट के द्वारा ही यहाँ पे जो अटैक है वो करवाया गया हो, क्योंकि उसके बाद में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो कम्प्लीटली एग्जिस्टेंस में नहीं आया है, वो एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा क्योंकि वेस्ट एशिया के अंदर में डिस्टर्बेंस है स्टूडेंट्स। और जो इसराइल का यहाँ पे रिलेशंस डेवलप हुए थे वेस्ट एशिया के साथ, जो वेस्ट एशिया की कंट्रीज़ के साथ में, वो भी यहाँ पे कोल्ड फेज के अंदर में चले गए हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि ये हमारा जो कॉरिडोर है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको भी ये बेसिकली यहाँ पे काउंटर करता है। तो हो सकता है कि जो कोई दूसरा जो इंटेलिजेंस एजेंसी हो उनको लगता हो कि इस तरीके का जो प्रोजेक्ट है वो वेस्ट एशिया के अंदर एग्जिस्टेंस होगा तो उनकी जो प्रोजेक्ट का जो अहमियत है या इम्पोर्टेंस है वो डिक्लाइन होगा तो उनके द्वारा करवाया गया हो। तो इस तरीके से आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन है वो देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे जॉर्डन सिचुएटेड है, यहाँ पे लेबनान सिचुएटेड है, यहाँ पे आप देखिए कि जॉर्डन का एरिया यहाँ पे भी है, तो गल्फ ऑफ अकाबा का से कनेक्टेड है इजराइल यहाँ पे। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द गाजा स्ट्रिप के पर्सपेक्टिव से। आईपीसीसी के बारे में है, 1988 के समय जो आईपीसीसी है उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था स्टूडेंट्स। कौन से 2 ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा आईपीसीसी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया? यूएनईपी के द्वारा किया गया या इंडियन जो डब्ल्यूएमओ है उसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कमेंट सेक्शन के अंदर बताना आपको एग्जैक्ट जो नाम है, कौन से 2 इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा आईपीसीसी जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर द क्लाइमेट चेंज है उसको इस्टेब्लिश किया गया है। तो आप देखिएगा आईपीसीसी के द्वारा जो असेसमेंट रिपोर्ट है उसको पब्लिश किया जाता है। 6 असेसमेंट रिपोर्ट है जिसकी 3 रिपोर्ट्स यहाँ पे पब्लिश हुई हैं।
उनके अंदर में बेसिकली कंसिक्वेंस क्या है, यूएनएफ ट्रिपल सी के अंदर में जो हमने अडोप्शन किया गया, उस अडोप्शन, वल्नरेबिलिटी एंड द मिटिगेशन एस्पेक्ट्स है उनके बारे में डिस्कस किया गया है। टोटल 6 रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिश होती हैं लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर में। जो 3 रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं उसी के परस्पेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि इसके अलावा यहाँ पे असेसमेंट 6 रिपोर्ट के अंदर में वार्निंग को भी कैरी आउट किया गया है कि जो एवरेज सी टेम्परेचर है वो यहाँ पे इंक्रीज होगा। 1.5 डिग्री जो सेल्सियस रखा गया है उसका भी लिमिटेशन यहाँ पे आने वाले समय में इंक्रीज हो सकता है क्लाइमेट चेंज के परस्पेक्टिव से। ग्लोबल स्टेक टेक जो यहाँ पे इनिशिएटिव है उसके बारे में कहा गया है कि एवरी 5 ईयर्स के अंदर में ग्लोबल स्टेक टेक है उसको कैरी आउट करना ज़रूरी है। सेनेगल के बारे में है, सेनेगल कहाँ पे है, वेस्ट अफ्रीका के अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है। सेनेगल आपको वेस्ट अफ्रीका के अंदर में देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि वेस्ट अफ्रीका के अंदर में जो अटलांटिक ओशन है उसके साथ में अपना एरिया शेयर करता है सेनेगल। उसके अलावा नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में आपको मोरिटियना है वो देखने के लिए मिलता है, मोरिटियना आपको देखने के लिए मिलेगा। इधर आपको माली देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स गुएना है, गुएना के अलावा आप देखिए कि गैम्बिया नाम का जो कंट्री है उसके साथ में भी एक एरिया शेयर करता है। और गैम्बिया कौन सा कंट्री है, इंडिया फार्मास्यूटिकल का कुछ दवाई है वहाँ पे सप्लाई हुआ था, कुछ मेडिसिन, और उसकी वजह से वहाँ पे कुछ लोग हैं उनको प्रॉब्लम्स हुआ था, तो उसके समय भी ये न्यूज़ के अंदर में था गैम्बिया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके पर्सपेक्टिव से है अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। आप देखिए कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वहाँ पे मार्शल आर्ट का जो प्रैक्टिस है, हमारी जो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स है उनका भी प्रैक्टिस किया गया था, जिसके अंदर में मद्रास जो रेजिमेंट है उनके द्वारा जो सीलम भाम है उसका प्रैक्टिस आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि जो पंजाब जो रेजिमेंट है उनके द्वारा बेसिकली गटका का प्रैक्टिस किया गया है, वो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है। और इसके अलावा खुरकी जो डांस है उसका प्रैक्टिस किया गया है हमारे यहाँ पे जो गोरखाज हैं उनके द्वारा। तो उसके बारे में भी हमने कुछ दिन पहले रीड किया था। आपको मार्शल आर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आर्ट एंड कल्चर का जो बुक है, अगर आप यहाँ पे जो नितिन सिंघानिया सर का जो बुक है उसको रीड करते हो तो उसमें जाके जो मार्शल आर्ट्स हैं उनके बारे में रीड कीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कहा गया है कि इंडियन आर्मी के द्वारा जो अपने अपग्रेडेड जो यहाँ पे वेपन्स हैं उनको यूज किया गया है ईस्टर्न सेक्टर के अंदर में। राजस्थान के अंदर में एक पेड वर्कर हुआ करते थे, उनको गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रॉपर वे में जो पेड है वो नहीं किया गया, तो उसी के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया है कि गवर्नमेंट के द्वारा इनको कुछ मनी है वो अलोकेट किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें साउथ कोरिया के पर्सपेक्टिव से है, इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें चाइना और ताइवान के पर्सपेक्टिव से है, तो आप देखिए कि साउथ चाइना सी के अंदर बोट्स हैं उनका कोलैप्स हुआ था, उसी के रिगार्डिंग में जो इंसिडेंट्स है वो देखने के लिए मिले हैं। एग्जाम के पर्पज से ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। थाईलैंड के पर्सपेक्टिव से है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे जो युगांडा नाम का जो कंट्री है, रवांडा से कुछ यहाँ पे रेबल ग्रुप्स हैं उनके द्वारा सपोर्ट किया जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे। तो इन रेबल ग्रुप्स को हम M23 के रूप से जानते हैं। M23 नाम के जो रेबल ग्रुप्स हैं उनके द्वारा बेसिकली जो यहाँ पे इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस का जो एक्टिविटी है उसको कैरी आउट किया जाता है, जिसको यूएस के द्वारा कंडेम किया गया है। ये यूक्रेन का जो टाउन है जिसके ऊपर रसिया का अपना जो क्लेम है वो कैरी आउट किया गया। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे रसिया के अंदर में अपोजिशन के जो लीडर हुआ करते थे उनका डेथ हुआ था आर्कटिक के रीजन के अंदर में अभी रिसेंटली एक प्रिजन के दौरान में, जिसके अंदर कुछ लोगों के द्वारा मीटिंग या उनके रिगार्डिंग में जो प्रेयर है, जो ट्राइब्यूट है वो पे किया गया, उनको भी यहाँ पे डिटेंड है वो किया गया है रसिया के अंदर में। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टूडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन जरूर से कीजिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।